अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने जो है स्टडी किया था कि PWM हमारे पास जो है DC टू AC कन्वर्टर्स या PWM इन्वर्टर्स किस तरीके से ऑपरेट करते हैं। तो उससे एक स्टेप आगे मूव करके जो है आगे हमने जो अब चीज़ स्टडी करनी थी वो थी हमारे पास कंट्रोल्ड कन्वर्टर्स, ठीक है, या सेमी कंट्रोल्ड कन्वर्टर्स उनको जो कहा जा सकता है, कि जहाँ पे हमारे पास जो है थरिस्टर्स को इस्तेमाल करके जो है रेक्टिफिकेशन AC टू DC और DC टू AC कन्वर्जन की जाएगी। तो वो पोर्शन स्टडी करने से पहले ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि ज़रा थरिस्टर्स को एक दफ़ा हम दोबारा से देख लें। तो अभी ये वाला जो लेक्चर का पोर्शन है इसमें यही थरिस्टर्स का देखा जाएगा, किस तरीके से ये ऑपरेट करते हैं, इनके क्या जो है लिमिटेशंस हैं, किन चीज़ों का ख्याल करना है इनको यूटिलाइज़ करते वक्त, तो और टर्न ऑन टर्न ऑफ किस तरीके से होता है, उन चीज़ों को जो है ना आज अभी इस लेक्चर के इस पोर्शन में देखेंगे लेक्चर के। तो ये नेड मोहन जो बुक है उसके चैप्टर नंबर 23 के अंदर जो है ना इससे रिलेटेड डिटेल्स मौजूद हैं। अच्छा, तो ये हमने बेसिक्स सारी जो हैं सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर की देख ली हुई थी कि जी हमारे पास ये PNP और NPN जो है वो उनके साथ बनता है। NPN की जो बेस है उसको हम जो है थायरिस्टर का गेट कह देंगे, और जो बाकी हमारे पास एनोड वो अगली तरफ है वो PNP की साइड से आ रहा होगा, और NPN का जो हमारे पास कलेक्टर है वो PNP की बेस से कनेक्टेड होगा। तो इस तरीके से इसकी कंस्ट्रक्शन है, ये सिंबल है, ये बाकी ऑन स्टेट ऑफ स्टेट का आ गया। सेमी कंट्रोल्ड ये डिवाइस है, ऑन करने में लैचिंग ऑन आपके पास आ जाता है, और ऑफ जब आप करने की कोशिश करते हैं तो यह गेट से नेगेटिव पल्स देने की कोशिश करते हैं तो ये आमतौर पे ऑफ नहीं होता, ठीक है। जब इटसेल्फ जब करंट आपके पास ज़ीरो के करीब या एक स्पेसिफिक वैल्यू से कम होता है तो फिर ये डिवाइस ऑफ होती है। कंस्ट्रक्शन इसकी देखें तो वो हमारे पास जो है यहाँ पे शो की गई है। इसके अंदर जो NPN जो बताया गया था, ठीक है, वो NPN हमारे पास ये है, और NPN का जो P टाइप है जो बेस है वो गेट से कनेक्टेड है, और उसके बाद जो हमारे पास PNP की जो बात हुई है वो यहाँ पे PNP है, और यहाँ पे ये जो N- रीजन है ये हमारे पास है ड्रिफ्ट रीजन, ठीक है। ये वो एरिया है, इंट्रिंसिक रीजन है, जहाँ पे आपने जो है इसकी थिकनेस को चेंज करके आपने ब्रेक जो है ब्लॉकिंग वोल्टेज को चेंज करना है, ठीक है। तो मल्टीपल जो है वो डोपिंग लेवल्स यहाँ पे हमारे पास मौजूद हैं। टिपिकली 10 to 19 अगर आपके पास जो है एक NPN के केस में मौजूद होता है, ये कैथोड हमारे पास है एमिटर के इक्विवेलेंट, ठीक है। तो जो बेस है वो उसके मुकाबले में रिलेटिवली उसकी जो है ना कम डॉपिंग होती है। तो यहाँ पे इसी तरीके से एक P टाइप एडिशनल रीजन मौजूद है। तो यहाँ पे भी जो है वो 10 to 17 आपके पास जो है ना वो डोपिंग एक तरीके से मौजूद है, और आगे 10 to 19 यहाँ पे। पर जो ये वाला पोर्शन है हमारे पास, ठीक है, जो इंट्रिंसिक रीजन है इसका डोपिंग लेवल एज़ यूजुअल जैसे पहले होता था उसके स्टैंडर्ड डोपिंग लेवल्स के मुकाबले में रिलेटिवली काफ़ी कम है, क्योंकि आपने यहाँ पे ही सारी ब्लॉकिंग जो है वोल्टेज को ब्लॉक करना है। तो इधर हर जंक्शन को ये P और P+ तकरीबन एक ही, इसका यहाँ पे कोई जंक्शन नहीं है सच बनता। तो यहाँ पे J1 J2 J3 इस तरीके से करके हमारे पास ये सब कुछ आ जाता है। अच्छा जी, तो एक्चुअली जब इसकी कंस्ट्रक्शन होती है, अगर हम ये इस तरह की कंस्ट्रक्शन को टॉप से देखें तो वो हमें पता चल रहा है कि ये जो कैथोड टाइप एरिया था ये सारा का सारा ये इतनी थिकनेस है, यहाँ से कट सेक्शन जो है यहाँ पे शो किया गया है, और जो गेट है वो हमारे पास सेंट्रल यहाँ पे मेटलाइजेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे वो सिंपल P रीजन नहीं इधर लगा हुआ, वो बस इतना ज़्यादा उससे कोई ना इफेक्ट नहीं उसमें आता। अच्छा, यहाँ पे अब जो मेन एक चीज़ है वो ये है कि जी हमारे पास जो कैथोड का है वो काफ़ी रिलेटिवली लार्ज एक एरिया मौजूद होता है, ठीक है। तो इसको आपने जो है ना जो करंट बेसिकली फ़्लो करना है वो आपके पास कैथोड से इस वाले हिस्से से जाके जो है ना वो उसने यहाँ पे जाके फ़्लो करना होता है,
तो यहाँ पे ये इस तरीके से किया हुआ है, आमतौर के ऊपर जो है ना ये ऑपोजिट करके यहाँ पे गेट और इधर कैथोड को भी किया जाता है, बल्कि ज़्यादातर वही चीज़ वैसे यूटिलाइज होती थी, पर चलें यहाँ पे इस तरह बना दिया। अच्छा जी, अब हमारे पास थायरिस्टर की आईवी करेक्टराइजेशन क्या है। तो हमारे पास ना मल्टीपल इधर पैरामीटर्स हैं। एक आपके पास है IBO, ठीक है। IBO एक ब्रेक ओवर करंट है कि उससे ज़्यादा करंट अगर आपके पास जो है ना फ्लो करता है तो आप लैचिंग के फेनोमिना के अंदर जो है ना वो मतलब के ग्रेजुअली जो है उस तरफ को मूव कर जाएंगे। BO उसी के उसके कोरस्पॉन्डिंग वोल्टेज है। अगर ये वोल्टेज और करंट दोनों साइमल्टेनियसली हों तो उस केस के अंदर ये IBO जो है ना ये एनोड करंट है, यहाँ से इस तरफ को फ्लो कर रहा है। तो अगर ये इतनी वोल्टेज आपके पास आ जाती है और कोरस्पॉन्डिंगली ये जो लीकेज करंट है ना, सिंपली वो इतना करंट इतनी वोल्टेज होगी खुद ही इतना फ्लो कर रहा होगा लीकेज का, तो उसकी वजह से आप जो है ना लैचिंग ऑन फिनोमिना की तरफ यहाँ ऑन स्टेट में मूव कर जाते हैं। और रिवर्स के केस में जो है ना यहाँ पे आपके पास ब्लॉकिंग हो रही है टेल जो इसकी ब्लॉकिंग वोल्टेज रेंज है वहाँ तक ये ब्लॉक करेगा और उसके बाद इस तरीके से आपके पास जो है ना ब्रेक ओवर जो है कर जाएगा। तो फॉरवर्ड के केस में ब्रेक ओवर आमतौर पे क्या होता था कि जी जब भी आपके पास ब्रेक ओवर अकर करना है तो वोल्टेज वहीं पे रहती थी, लेकिन इधर जब ब्रेक ओवर अकर करता है तो आप लैचिंग के फिनोमिना में जाते हैं जो आपकी जो है वो रेजिस्टेंस जो है उसको बहुत ही ज़्यादा रिड्यूस कर देता है, और जो आपके पास ब्लॉकिंग जो रीजन था वो एक तरीके से जो है ना ब्लॉकिंग अब नहीं कर पाता। तो इसलिए जो है ना सडनली वोल्टेज बहुत रिड्यूस हो जाएगी, करंट इंक्रीज हो जाएगा। अच्छा, और हमारे पास क्या पैरामीटर है, एक हमारे पास है होल्डिंग करंट। जब एक दफ़ा ऑन स्टेट में है तो ऑफ स्टेट के अंदर अगर होल्डिंग करंट से कम करंट होगा तो आप जो है ना दोबारा ऑफ होके जो है ब्लॉकिंग फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट की तरफ को मतलब कि मूव कर जाते हैं, ऑफ हो जाता है आपके पास। अगर आई होल्डिंग से ज़्यादा करंट होगा तो वो आपके पास जो है ना फिर लैचिंग फेनोमिना जो है वो बरकरार रहेगा। दूसरी यहाँ पे जो एक इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये कि अगर गेट करंट आपके पास ज़ीरो हो तो फिर ब्रेक ओवर वोल्टेज के ऊपर आपके पास लैचिंग का फिनोमेना इनिशिएट हो जाएगा। अगर गेट करंट की वैल्यू को आप बढ़ाते जाएंगे तो जितना ज़्यादा गेट करंट आप प्रोवाइड करेंगे तो उतने कम जो है फॉरवर्ड वोल्टेज के ऊपर आप लैचिंग के अंदर जो है ना दोबारा पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि गेट करंट जितना ज़्यादा आप प्रोवाइड करेंगे उतनी जल्दी डिवाइस को या उतनी कम ही फॉरवर्ड वोल्टेज के ऊपर आप जो है डिवाइस को ऑन कर सकते हैं। होल्डिंग ये जो वोल्टेज है ये कॉरस्पॉन्डिंग है होल्डिंग करंट के, कि जी इतनी वोल्टेज और करंट होगा तो लैचिंग बरकरार रहेगी। तो यहाँ पे हमारे पास वही चीज़ें लिखी हुई हैं। VH एंड IH आर द मिनिमम होल्डिंग वोल्टेज एंड करंट नीडेड टू मेंटेन दिस द डिवाइस इन ऑन स्टेट। इफ़ द डिवाइस करंट एंड वोल्टेजेस ड्रॉप बिलो द होल्डिंग वैल्यूज द डिवाइस टर्न्स ऑफ। ये मैंने बता दिया था। यहाँ पे वही दूसरा जो है गेट करंट और उनसे रिलेटेड बात की गई है। अच्छा जी, तो इसके बाद हमारे पास क्या है, SCR ट्रिगरेबल फ्रॉम फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट टू ऑन स्टेट। ठीक है, ये भी मैंने बता दिया था आपको। थरिस्टर लैचेज ऑन एंड द गेट कैन नॉट टर्न इट ऑफ, एक्सटर्नल सर्किट मस्ट फोर्स्ड SCR ऑफ। जब एक दफ़ा से ये ऑन हो जाता है ऑफ नहीं आप कर पाते। करंट अप टू सेवरल किलो एम्पेयर्स जो है ना आपके पास जो है वो फ्लो कर जाते हैं, सिर्फ 2 से 4 वोल्ट का आपके पास जो है वो ड्रॉप आता है इसके क्रॉस। पर ये भी देखें अगर जो है ये 1 किलो एम्प्स भी हो, लेट से चलें सेवरल की बात की गई है, 2 किलो एम्प्स हैं और 2 वोल्ट आ रहे हैं। ठीक है, तो ये बन गया जनाब 4 किलो वाट आपके पास जो हैं वो एक इतनी सी डिवाइस के क्रॉस जो है वो डिसिपेट हो रहे हैं। तो ये मतलब कि काफ़ी ज़्यादा जो है आपके पास ऑन स्टेट के केस के अंदर जो है ना इस डिवाइस में लॉसेस वगैरह एक तरीके से आ रहे होते हैं। पर ये लॉसेस इतने ज़्यादा इसलिए नहीं है कि जितना करंट फ्लो कर रहा है आप परसेंटेज वाइज देखें तो ये बहुत ही माइन्यूट अमाउंट है, पर इससे हमें किलो एम्पेयर्स करंट अगर फ्लो कर रहा है तो ये बाकी चीज़ें देख के हमें आइडिया हो जाता है कि ये कितने हाई पावर के ऊपर जो है ना इस चीज़ को यूटिलाइज़ किया जाता है कि 4 किलो वाट तक के लॉसेज आते हैं और हम कहते हैं जी हमने बड़ी अच्छी डिवाइस बनाई है। तो ये आमतौर पे इसीलिए जो है ना बहुत हाई पावर के सिनेरियोज में इसको यूटिलाइज़ किया जाएगा, जैसे जो है हाई वोल्टेज DC ट्रांसमिशन लाइंस और उन केसेस में। ये आगे हम देखेंगे जब हम कन्वर्टर्स पे मूव करते हैं। अच्छा जी, ब्लॉक करने को वोल्टेजेस जो है 5 to 8 किलो वोल्ट्स तक को ब्लॉक कर लेता है।
और क्या है, मैक्सिमम जंक्शन टेम्परेचर 125 डिग्री सेल्सियस तक ये बरकरार कर लेता है, लिमिटेड बाय टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ VBO। ठीक है, तो ये जो इसमें क्या होता है कि VBO जो है ना वो थोड़ा बहुत टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, तो इसलिए 125 डिग्री सेल्सियस तक जो है ना मैक्सिमम कोशिश करते हैं, क्योंकि वरना भी ब्रेक ओवर वोल्टेज कम होता रहेगा तो आपके पास फॉल्ट अकर कर सकता है। तो इस टेम्परेचर की कंडीशन को भी जो है हीट सिंक्स और बाकी सारे मटेरियल लगा के इंश्योर किया जाता है कि ये ओवरकम ना हो। अच्छा जी, इसके बाद आ जाता है थैरिस्टर्स का ऑपरेशन। ये जो ऑपरेशन है ये पूरा स्टेप बाय स्टेप बताया गया है कि जी कौन सी चीज़ें किस तरीके से होती हैं आपके पास, और ये लैचिंग फिनोमिना को क्योंकि बेसिकली बताना है तो इसलिए जो है यहाँ पे ये टू ट्रांजिस्टर मॉडल जो है इसका वो यूज़ किया जा रहा है थैरिस्टर का। तो पहली चीज़ क्या है कि जी आपके पास जो VA वोल्टेज है वो होल्डिंग करंट से ज़्यादा है, और ब्रेक ओवर वोल्टेज से जो है वो कम होनी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा होगी तो वैसे ही डिवाइस ने ऑन हो जाना है, उस केस में ये गेट पल्स वाला स्टेप 2 नहीं आता। अगर ये सब कुछ है तो फिर आप क्या करते हैं, आप एक गेट पल्स IG जो है वो अप्लाई करते हैं। ये IG आपके पास बेस जो है इस Q2 जो NPN ट्रांजिस्टर है इसका बेस करंट के तौर पे मूव करता है, और इसको जो है ना ऑन करना शुरू करता है इस जंक्शन को। जब ये ऑन होना शुरू होता है तो यहाँ पर से फर्दर बेस करंट को ये आगे आप मल्टीप्लाई कर लें, जो β+1 एक होता है, एमिटर करंट एक फ़्लो करने लग जाएगा, और इसको बीटा से मल्टीप्लाई किया हो तो एक कलेक्टर करंट भी आपके पास यहाँ से फ़्लो कर रहा होता है। ठीक है, अब ये जो कलेक्टर करंट आपके पास यहाँ से फ़्लो कर रहा है, ठीक है, ये कलेक्टर करंट एक्चुअली आपके पास जो है बेस करंट है इस PNP का। तो ये बेस, ये जो B2 और जो E2 है ये दोनों मिलके IE2 बल्कि जो है ना ये आपके पास एक्चुअली कैथोड करंट होगा इसका। तो अब ये जो करंट है ये बेसिकली कलेक्टर करंट के बराबर ही तकरीबन है, और यहाँ पर से बेस करंट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है। अब जब ये बेस करंट इधर से मूव कर रहा है, ये PNP का बेस करंट इसी डायरेक्शन में होता है, तो ये PNP ऑन होने लग जाता है। तो फोर्थ स्टेप क्या होता है कि जी जो एनोड करंट इधर से आ रहा है इधर तक, तो वो आपके पास जो है ये इधर से फ़्लो करने लग जाता है PNP में, और उसकी वजह से कोरस्पॉन्डिंग कलेक्टर करंट यहाँ पे आपके पास आने लग जाता है। तो ओवरऑल क्या हो रहा होता है कि जी आपने ये पल्स प्रोवाइड की थी, इसने इसको ऑन किया, और आगे फर्दर इसने इसको ऑन कर दिया। कुछ देर के बाद ये प्रोसेस सस्टेनेबल हो जाता है, और आप क्या करते हैं, आप गेट पल्स को रिमूव कर देते हैं। तो गेट पल्स को रिमूव करने के केस में जो है ना आपके पास बेस करंट जो है 2 का, वो पहले का कलेक्टर करंट यही यहाँ से सप्लाई कर रहा है, और जो है ये PNP का जो बेस करंट है वो आपके पास कलेक्टर करंट है जो ये NPN का। तो ये इसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे को ऑन रखते हैं, और लैचिंग का फिनोमिना जो है वो आपके पास इस्टेब्लिश हो जाता है। जब ऑफ़ करना है डिवाइस को तो उसके लिए क्या किया जाता है कि जी जब आपके पास एनोड टू कैथोड जो वोल्टेज है वो आपके पास होल्डिंग वोल्टेज से कम हो जाएगी, और यहाँ पे जो है साइमल्टेनियसली जो आपके पास एनोड करंट है वो होल्डिंग करंट से कम हो जाएगा, तो उस केस के अंदर जो है ना ये लैचिंग का फिनोमिना ख़त्म हो जाता है, वो सस्टेन नहीं कर पाता, और आपके पास जो है डिवाइस लैचिंग से बाहर आ जाती है। अच्छा, इसके बाद एक और जो चीज़ है कि जी ये टर्न ऑन, यहाँ पे तो हमें समझ आ गई कि ठीक है जी ये टर्न ऑन जो है ना लैचिंग फिनोमिना के हिसाब से देखा जाए तो वो इस तरीके से होता है। पर टर्न ऑन का अगर ट्रांजिएंट को हम ज़रा करंट और वोल्टेजेस की टर्म्स में देखना चाहें ना, तो उसके लिए एक ना टेस्ट सर्किट हमारे पास अवेलेबल है। ये टेस्ट सर्किट क्या है कि कोई भी एक फेज़ आपके पास आ रहा है, उसके साथ इंडक्टर एक लगा हुआ है, थायरिस्टर को आपने लगा दिया जो कि कंट्रोल आप कर सकते हैं, और उसके बाद ये वाला जो है स्ट्रक्चर ये हमने देखा था जब हम मॉसफेट को जो कर रहे थे कि आपके पास कोई भी करंट सोर्स एक जो है ID या इस तरह करके लगा होता है। हमारे पास उस केस में इस तरीके से था कि जी यहाँ से करंट आ रहा था, यहाँ से नीचे जो है वो मॉसफेट लगे हुए थे, उसके कैपेसिटर्स और चीज़ें वगैरह सारा कुछ था, और यहाँ से ऊपर करके एक डायोड लगा हुआ था, और ये VDD के बराबर था। ठीक है, और यहाँ पर से वो स्विचेस के थ्रू जो है ना हम एक करंट सोर्स के थ्रू इसकी जो है
चार्जिंग वगैरह जो है ना करने का वो वाला प्रोसेस देख रहे थे, बल्कि ये नहीं था इस तरीके से, ये यहाँ से सीधा कनेक्टेड था और ये स्विच यहाँ ऊपर को कनेक्टेड होता था, यहाँ इधर को कनेक्ट हो जाता था। ठीक है, इस तरह करके वहाँ पे था हमारे पास टेस्ट हाउस। तो इसी तरह का ये जो स्ट्रक्चर है वही हमारे पास यहाँ पर भी यूटिलाइज हो रहा है। तो इधर अब क्या है कि हमारे पास जो है ना कि बेसिकली ये जो करंट आउटपुट का फ्लो कर रहा है ये इस डायोड को एक तरीके से ऑन करके रखेगा। ठीक है, अगर आपके पास जो है आई ए इज़ लेस देन आई आउटपुट, तो जो वोल्टेज है ना ये वी ए तकरीबन इधर आपके पास आ रही थी और ये वाला हिस्सा जो है ये तकरीबन ज़ीरो के, आइडियल डायोड के केस में ज़ीरो पोटेंशियल के ऊपर होगा। तो कंप्लीट जो वोल्टेज है ना वो आपके पास इसके क्रॉस एक तरह की आ रही है। खैर, इसमें फिर जब आप इसको ऑन करते हैं करंट इसका बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। यहाँ पे हम स्टेप वाइज इसको देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, जब आप इस सिनेरियो के अंदर यहाँ पर से जो है गेट की पल्स प्रोवाइड आपने करना जो है वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर से गेट की पल्स आपने प्रोवाइड करना शुरू की। तो अब आपने क्या किया कि गेट की जब इधर से पल्स प्रोवाइड की, चार्जेस इधर आपने प्रोवाइड किए हैं, लेकिन वो जो चार्जेस हैं ना इमीडिएटली आपके पास डिवाइस ऑन नहीं होगी। तो ये एक आपके पास डिले पीरियड आएगा जिसके अंदर जो है यहाँ पे चार्जेस सफिशेंट क्वांटिटी में आ रहे हैं और आके इस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस्ड करना जो है उन्होंने अभी शुरू करना है। तो इस केस में अभी कोई भी, क्योंकि फुल्ली ये फॉरवर्ड बायस नहीं हुआ, सफिशेंट चार्ज इधर होना चाहिए, वो थोड़ा स्प्रेड हो के यहाँ तक पहुँचे, डिवाइस का सिलिकॉन एरिया ज़्यादा है, तो तब तक आपके पास कुछ भी इम्पैक्ट नहीं आएगा। तो वोल्टेज भी जो है आपके पास इसके क्रॉस वी ए के टोटल वोल्टेज जो है ये ब्लॉक कर रहा है। ठीक है, और फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर ही ब्लॉक कर रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे ये क्योंकि कंडक्ट कर रहा था 0 वोल्ट है, वी ए के वोल्टेज को ब्लॉक कर रहा है। उसके बाद क्या होता है कि आपके पास जो है वो राइज टाइम आता है। ये वो टाइम है जिसमें ये आहिस्ता आहिस्ता डिवाइस ऑन हो रही है, पर स्टार्ट में क्योंकि ये यहाँ पे खाली पेरीफेरी में ऑन हुआ था तो आहिस्ता आहिस्ता वो चार्ज स्प्रेड करते करते जो है ना अपने स्पीड से मूव करते हुए इस साइड पे पहुँच रहा है। जैसे जैसे वो यहाँ पे पहुँच रहा है डिवाइस ज़्यादा ऑन होती जा रही है, जैसे जैसे डिवाइस ज़्यादा ऑन हो रही है उसका करंट भी जो है वो बढ़ता जा रहा है। और ये ऑन होने की वजह से साथ साथ क्या होता है कि जी जो ब्लॉकिंग वोल्टेज आपने वी ए के जो ब्लॉक की हुई थी, तो ये साथ इसके ऑन होने की वजह से जो चार्जेस इधर से मेजॉरिटी में आ रहे होते हैं, ये क्योंकि इतने नहीं होते जो गेट से आ रहे हैं, जो कैथोड से आते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता जो है इस वोल्टेज को भी रिड्यूस करना जो है ना शुरू कर देते हैं और जो टोटल ये करंट है ये आपके पास बढ़ रहा है। ठीक है, एक्सटर्नल एक ही आपके पास इंडक्टर लगा हुआ है तो इसमें ना करंट्स आमतौर पे जो है वो इंस्टेंटेनियसली तो मूव कर नहीं सकता और काफ़ी तेज़ लार्ज अमाउंट ऑफ करंट होता है। तो ये आमतौर पे डी आई ओवर डी टी की लिमिटेशन इसके ऊपर लग रही होती है, ये ज़्यादा तेज़ी से करंट खुद भी मूव नहीं कर पाता। ठीक है, एक्सटर्नल सर्किटरी के अंदर चीज़ें मतलब कि इतनी लगी हुई हैं, लेट से जो है हाई वोल्टेज डीसी या कोई ऐसा सिनेरियो है वहाँ पे ये वोल्टेज हमारे पास आ रही है, तो वो इतनी लंबी लाइन है, लाइन की इंडक्टेंस और उन चीज़ों की वजह से ये जो चेंजेस हैं ना करंट के फ्लो के अंदर ये इतनी तेज़ी से नहीं आपके पास बिल्ड कर पाते। ठीक है, तो उसकी वजह से ना ये इसको हम ना प्लाज्मा स्प्रेड टाइम भी कहेंगे कि जो इधर से चार्जेस आए थे हमारे पास प्लाज्मा की फॉर्म के अंदर ही वो स्प्रेड होने के अंदर हमें टाइम लगता है। उसके बाद क्या होगा कि जी ये पूरा हमारे पास जो है करंट, ये वाला जंक्शन ऑन हो गया, करंट हमारे पास अब जो है ना मैक्सिमम वैल्यू के तकरीबन करीब करीब ही फ़्लो कर रहा है। यहाँ पे वोल्टेज भी हमारे पास आहिस्ता आहिस्ता जो रिड्यूस हो रही थी, इंडक्टर लगा है कुछ उसके क्रॉस आ रही थी। फिर जब ये इस वैल्यू के बराबर जो है हो जाता है जो रेटेड करंट है, तो ये वाला आपके पास फुल्ली ऑफ है, तो उस केस के अंदर जो है ना यहाँ पे तेज़ी से वोल्टेज जो है ना वो अब आपके पास रिड्यूस कर सकती है। सॉरी, ये पहला ये राइज टाइम के अंदर वो प्लाज्मा स्प्रेड नहीं है। जो थर्ड टाइम है वो हमारे पास है प्लाज्मा स्प्रेड, जिसमें जो यहाँ से एडिशनल चार्जेस आ रहे हैं वो यहाँ पे स्प्रेड करेंगे पूरी जगह पे। इसके जो है ब्लॉक जितनी ये वोल्टेज कर रहा था उसको जो है और रिड्यूस करते करते तकरीबन ये ज़ीरो तक ले आते हैं। और हमारे पास क्या होता है कि एडिशनली
जो चार्ज कैरियर्स हैं वो यहाँ पे n माइनस रीजन को फुल्ली कंप्लीट तरीके से जो है ना फिल भी कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास जो ऑन स्टेट वोल्टेज ड्रॉप है वो रिड्यूस कर जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये वही टाइम्स का लिखा हुआ है, टी डी ऑन टर्न ऑन डिले टाइम है, टाइम रिक्वायर्ड फॉर चार्ज कैरियर चार्ज इंजेक्शन बाय गेट, टी आर टाइम रिक्वायर्ड फॉर एनोड करंट टू रीच ऑन स्टेट वैल्यू, एनोड करंट रेट ऑफ राइज is limited by the external inductance. TPS time required for plasma to spread over the whole cathode area from cathode periphery near the gate. ठीक है, तो ये थोड़ा बहुत उस चीज़ के स्प्रेड को भी यहाँ पे उन्होंने कंसिडर किया हुआ है। VAK does not attain on state value until complete area of cathode is conducting. ठीक है, जब तक ये पूरी तरीके से नहीं कंडक्ट करता और यहाँ पे सफिशिएंट चार्ज कैरियर नहीं आ जाते तब तक आपके पास जो है ना ऑन स्टेट वैल्यूज़ जो है ना वो नहीं आती। अच्छा जी, तो ये था हमारे पास ऑन स्टेट के केस के अंदर। तो यहाँ पर से क्या हो रहा है कि जी सबसे पहले डिले ऑन नहीं हुआ, उसके बाद ऑन हुआ, पेरिफेरी के करीब ऑन है, वो आहिस्ता आहिस्ता जो है करते करते जो है ना ये करंट एक्सटर्नल इसके लिमिट के हिसाब से पहुँच के मैक्सिमम पे पहुँच जाएगा। ये वाला हिस्सा फिर हमारे पास नहीं आ रहा होगा, ये क्लैंपिंग इफेक्ट जो है वो ख़त्म हो जाएगा और फिर जो करंट है वो उसकी वजह से हमारे पास जो है ये वाला जो थोड़ा बहुत हिस्सा इसका ऑन होने वाला रह जाता है, वहाँ पे भी आहिस्ता आहिस्ता प्लाज्मा स्प्रेड करके पूरे जंक्शन को ऑन कर देगा। तो उसके बाद आप मिनिमम जो है रेजिस्टेंस के साथ जो है ये मिनिमम ऑन स्टेट वोल्टेज के साथ डिवाइस ऑन हो जाएगी। अच्छा जी, ऑफ के स्टेट में क्या होगा? ऑफ के स्टेट में ये डायोड की तरह ही बिहेव करेगा। जब आपके पास एनोड करंट, होल्डिंग करंट या बाकी करंट से जो है वो कम हो जाएगा तो उसके बाद जितना एडिशनल चार्ज आपने बीच में प्रोवाइड किया गया था वो सारा का सारा चार्ज हमने रिमूव भी करना है। तो वो वाला चार्ज रिमूव करने के लिए जो है ना ये हमारे पास रिवर्स रिकवरी आप समझ लें चार्ज का, तो ये उसी तरीके से सारा प्रोसेस होगा। तो क्योंकि ये डिवाइस इतने हाई अमाउंट ऑफ करंट को फ्लो करवा रही होती है, इसकी ऑन स्टेट वोल्टेज वैल्यू भी काफ़ी कम रखी होती है, तो चार्ज बहुत ज़्यादा होता है, तो ये काफ़ी टाइम लग जाता है इसमें। तो लेट से जब से आपने जो है कोशिश की कि इसको ऑफ किया जाए, पहले करंट रिड्यूस आप करते रहे थे, वो भी DIR फॉरवर्ड की बजाय रिवर्स ऑफ करने के केस में जो करंट है वो एक इंडक्टिव वैल्यू की बेसिस के ऊपर वहाँ पर से ही रिड्यूस करेगा एक्सटर्नल जो कोई इंडक्टर लगा हुआ है। तो आहिस्ता आहिस्ता जो है ये वोल्टेज आपके पास जो ऑन स्टेट थी वहाँ से ये मूव करके ऑफ स्टेट की तरफ आ जाएगा। स्टार्ट में तो जो है वो जो चार्जेस मूव कर रहे थे यहाँ पे जाके वो चार्जेस रुक गए, उसके बाद जाके आपके पास जो है एडिशनल जो चार्ज फील्ड था उसको रिमूव किया गया। ठीक है, उसके बाद करके जो है डिप्लीशन रीजन को इंक्रीज़ किया गया और उसके बाद जाके जब ये चार्जेस एक तरह से पूरी तरह रिड्यूस हमारे पास हो जाते हैं तो फिर जाके जो है हम कहेंगे कि जी डिवाइस फुल्ली जो है ना हमारे पास ऑफ हो गए। अच्छा, यहाँ पे एक एडिशनल चीज़ है कि ना एक सर्टन टाइम दिया गया है टर्न ऑफ टाइम TQ, इसका इधर लिखा भी हुआ है, थरिस्टर वोल्टेज एंड करंट वेवफॉर्म्स ड्यूरिंग टर्न ऑफ रीअप्लाइड फॉरवर्ड वोल्टेज must not be impressed on the thyristor until a specific time period. The recovery time TQ has elapsed. ठीक है, जब तक ये TQ टाइम elapse नहीं हो जाएगा दोबारा से जो है ना आपने फॉरवर्ड ब्लॉकिंग वोल्टेज, रीअप्लाइड फॉरवर्ड ब्लॉकिंग वोल्टेज। ठीक है, तो ऐसे नहीं करना कि आपने जो है ना अगर वोल्टेज आमतौर पे तो क्या होता है कि जी आपके पास ये पॉजिटिव वोल्टेज थी, आपने जो है इसको मसलन ये एक साइनोसॉइड इस तरीके से आ रहा है, ठीक है, आमतौर पे जो, तो यहाँ पर से जो है ऑफ करने के लिए वोल्टेज नेगेटिव आपके पास हो गई। ठीक है, तो ये नेगेटिव होने के बाद दोबारा पॉजिटिव जो इसने होना है, ठीक है, यहाँ पर से लेट से डिवाइस इधर से कंडक्ट कर रही थी, ऑन थी, यहाँ पर से ऑफ हो गई। ठीक है, और ऑफ के बाद दोबारा ये पल्स आ जानी थी, जब तक आपने जो है इधर भी ऑफ है, जब तक आपने गेट पल्स नहीं ना यहाँ पे दी, यहाँ पे जाके लेट से आपने पल्स दी है, तो तब तक ये डिवाइस ऑन नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन अगर ये जो टर्न ऑफ टाइम TQ बताया है
उससे पहले आपके पास दोबारा जो है वोल्टेज पॉजिटिव आ जाती है, तो ये डिवाइस जो है एक्सीडेंटली टर्न ऑन हो जाएगी, ठीक है, बगैर गेट पल्स की एप्लीकेशन के। तो इन चीज़ों को ज़रा ना हम आगे देखेंगे। ये हमारे पास एक ना टी क्यू जो है ना टाइम की ये लिमिटेशन ये आ जाती है। पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि जी जो टू मेजर हमारे पास लिमिटेशंस हैं थरिस्टर्स के केस के अंदर। पहली हमारे पास है टर्न ऑन DIF ओवर DT, ठीक है। तो इस लिमिटेशन के अंदर क्या होता है कि अगर आपने जो है जो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है वो आपके पास सफिशेंटली लार्ज होता है, तो उसका आपको पता है कि जी गेट से जो हमारे पास चार्ज आया उसको पूरे तरीके से कैथोड को जो है ना अच्छे तरीके से ऑन करने के अंदर ना टाइम लगता है, और स्टार्ट में आपके पास ना थोड़ा सा हिस्सा ही लेट से ऑन हुआ होता है। तो अगर आपके पास जो एक्सटर्नल सर्किट के अंदर जो इंडक्टेंस है वो इतनी ज़्यादा नहीं है, या V इज़ इक्वल टू V ओवर L इज़ इक्वल टू DI ओवर DT, ठीक है, ये फॉरवर्ड के केस के अंदर जो है, तो जो इंडक्टर एक कोई लगा हुआ था वो उसकी इंडक्टिव वैल्यू जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं है, तो उसकी वजह से ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है ये तेज़ी से आपके पास आ रहा होता है। पर जो डिवाइस है इंटरनली वो इतना ज़्यादा जो है ना वो कैटर नहीं कर सकती। तो होगा क्या कि जी अब यहाँ पे रेजिस्टेंस डिवाइस की काफ़ी हाई है, थोड़ा सा ऑन हुआ है, बाकी हिस्सा हुआ ही नहीं। किलो एम्पेयर्स में करंट ने फ्लो करना है, आपने जो है वो तेज़ी से किलो एम्पेयर्स तक पहुँचा दिया, जबकि ये पूरे तरीके से अभी ऑन नहीं हुआ। तो उस केस में क्या होगा, करंट कंस्ट्रिक्टेड टू स्मॉल एरियाज ड्यूरिंग इनिशियल फेजेस ऑफ टर्न ऑन, TD ऑन और T राइज, उसके दरमियान में ही जो है ना आपने बहुत मैक्सिमम करंट दे दिया। इफ़ एनोड करंट रेट ऑफ राइज नॉट केप्ट लेस देन सम लिमिट, जो कि ये एक डाटा शीट्स में उनकी अवेलेबल होगा, अगर इससे कम लिमिट के ऊपर नहीं आपने रखा some maximum, then the current density in the constricted area will be too large। तो ये जो थोड़े से हिस्से में से फ्लो कर रहा था इधर करंट डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। localized power dissipation too high and thermal runaway, तो उसकी वजह से इधर हीट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, हीट ज़्यादा होने की वजह से रेजिस्टेंस और ज़्यादा बढ़ जाएगी, रेजिस्टेंस और ज़्यादा आपके पास बढ़ने की वजह से जो है वो और ज़्यादा फिर आपके पास लॉसेज आएंगे। तो ये थर्मल रन अवे की वजह से जो है ना डिवाइस आपके पास डैमेज हो जाएगी। ये करंट क्राउडिंग की तरह का ही एक अफेक्ट है। इसलिए हमने जब आपने इसको ऑन करना हो तो जो है एक लिमिटेड रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इंश्योर करना है आपने थरिस्टर के क्रॉस, ठीक है। अच्छा, अब इस मसले का हल क्या है? सोल्यूशन जो है ना वो इस मसले का वो ये है कि इंटरडिजिटेटेड जो है ना कंस्ट्रक्शन वो यूज़ की जाए। लेट्स से कैथोड, ये बाहर वाला सारा का सारा जो हिस्सा है ना ये कैथोड है, बीच में तो थोड़ा सा आप समझ लें कि वो एक आइसोलेशन बीच में रखी हुई है, मेटेलिक डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं है। तो हम इसके लिए क्या करते हैं कि गेट जैसे इंटरडिजिटेटेड हमने देखा था मॉसफेट्स और BJT के केस में, इसी तरीके से यहाँ पे कर देंगे। तो ये सर्कुलर वो जो स्ट्रक्चर था उसके हिसाब से इन्होंने किया, तो इन्होंने कहा जी गेट को हम यूँ कर देंगे। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जी यहाँ पर आपके पास जो है ना कैथोड था, अब ये वाला हिस्सा ऑन करना है आपने, ठीक है। तो अब इस गेट से जब आप इसके ऊपर पल्स प्रोवाइड करेंगे तो ये इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, वो स्प्रेड करते करते चार्ज यहाँ तक आ जाएगा। ये वाला हिस्सा था तो यहाँ पर ये वाला पहुँचा देगा, ठीक है। और ये बाकी सारी जगहें तो उससे ज़्यादा है इजीली ही ऑन होनी है। मैक्सिमम जो कंस्ट्रेंट वाले वो ये वाले पॉइंट हैं, तो ये वाले पॉइंट्स का इधर से डिस्टेंस कम है, तो जैसे ही आप इधर से पल्स प्रोवाइड करेंगे चार्ज इजीली स्प्रेड करके यहाँ तक पहुँच सकता है। तो इसके अंदर डिवाइस का टर्न ऑन आप तेज़ कर देंगे प्रोसेस, ठीक है। जल्दी जो है वो प्लाज्मा स्प्रेड कर देगा, जल्दी जो है जंक्शन फुल्ली ऑन हो जाएगा, तो उसकी वजह से आपके पास ये मसला हल हो जाएगा, ठीक है। सेकंड क्या है, एबिलिटी ऑफ नेगेटिव गेट करंट टू ब्रेक लैचिंग कंडीशन इन ऑन स्टेट इंक्रीज। अच्छा, इसी प्रोसेस है जब आप इंटरडिजिटेटेड लगाते हैं तो एक और काम भी हो जाता है। वो क्या काम हो जाता है, वो ये होता है कि अब क्योंकि इन तमाम पॉइंट्स पे इजीली आप पहुंचा सकते हैं चार्ज को, जंक्शन को फॉरवर्ड बायस करने के लिए, तो जब ऑफ़ करना हो अगर आपने, जो कि आमतौर पे हमें पता था कि नहीं पॉसिबल क्योंकि वो चार्जेस का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है गेट से, तो आप इधर पल्स करते भी रहेंगे तो वो लोकली ऑफ़ करता था और एक्सट्रीम पॉइंट्स नहीं ऑफ़ हो सकते थे, और वो दोबारा जो है वो लैचिंग को लेके जो है
फुली डिवाइस को ऑन कर देते हैं जैसी पल्स आप ख़त्म करेंगे। यहाँ पे क्या होता है कि अब क्योंकि कोई भी ऐसा एक्सट्रीम पॉइंट हमारे पास रहा ही नहीं है ज्योमेट्रिकली स्पीकिंग, तो अब आप अगर नेगेटिव गेट पल्स प्रोवाइड करेंगे तो ये इस डिवाइस को ऑफ भी कर सकता है। तो मतलब कि हमने DIF ओवर DT के मसले को हल करने के लिए एक सिंपल SCR को GTO बना दिया है। गेट टर्न ऑफ थायरिस्टर जो है वो सोल्यूशन है DIF ओवर DT प्रॉब्लम का, इन स्पेसिफिकली स्पीकिंग इंटरडिजिटेटेड स्ट्रक्चर यूज़ करके। एक और इसके अलावा जो तरीक़ाकार जो आमतौर पे यूज़ किया जाता है वो ये है कि इंटरडिजिटेटेड ये स्ट्रक्चर भी यूज़ किया जाता है और साथ में कंबाइन किया जाता है एक पायलट थायरिस्टर डायोड और डायोड को, और इसको कहते हैं गेट असिस्टेड टर्न ऑफ थायरिस्टर GATT। इसमें क्या किया जाता है कि ये कंस्ट्रक्शन उसकी है, तो ये हमारे पास मेन थायरिस्टर और एक ये छोटा सा इन्होंने पायलट थायरिस्टर बनाया हुआ है। ठीक है, ये ऐसे ही है जैसे आपके पास गीज़र्स वगैरह के अंदर भी एक वो पायलट का कनेक्शन होता है जिसमें आपने थोड़ा सा जो है मतलब कि कम एनर्जी प्रोवाइड करके ना उसको आप ऑन कर सकते हैं, और वो आगे जो है ना फिर फर्दर ऑन करता है मेन जो बर्नर आपका है। तो इसी तरीके से यहाँ पे जो है आपने जो है ना पायलट थायरिस्टर को ऑन करना है और वो पायलट थायरिस्टर आगे जो है ना मेन थायरिस्टर को ऑन करेगा। ये वाला प्रोसेस आपके पास किस तरीके से होगा, यहाँ पे आपने इसको गेट पल्स प्रोवाइड की तो इसने इसी एनोड से लेके करंट को इस तरफ को भेज दिया। ये थोड़ा एक रजिस्टर लगा है करंट लिमिट करने के लिए कि कितना मैक्सिमम हमारे पास इधर से फ़्लो कर सकता है, वरना तो इसके क्रॉस ज़्यादा करंट फ़्लो कर जाएगा और ये इतना करंट हैंडल नहीं कर सकता और लॉसेस बढ़ जाएंगे। तो अगर ये लिमिटेड करंट है यहाँ पे लॉसेस थोड़े बहुत अब यहाँ पे आ जाएंगे लेकिन एटलीस्ट डिवाइस डैमेज नहीं होगी। अच्छा जी, तो ये जहाँ पर से करंट आएगा तो ये बाकी यहाँ से फ्लो कराएगा। मेन फ़ायदा क्या है कि जो आपको ऑन करने के लिए इधर से बहुत ही कम करंट प्रोवाइड करना है, ज़्यादातर करंट इसी एनोड टू कैथोड फ्लो कर रहा है, तो आपके पास जो है ना ये इस लॉस के अलावा जो रजिस्टर के क्रॉस है बाकी सब कुछ ओके है। इसके बाद चीज़ आती है कि जब इसको ऑफ़ करना है, ठीक है, अब गेट असिस्टेड टर्न ऑफ थायरिस्टर है तो ऑफ़ भी कर सकते हैं। तो ऑफ़ करने के लिए क्या करेंगे, अब ये थायरिस्टर तो अपोजिट डायरेक्शन में गेट करंट नहीं ये अलाउ इतना करता, तो आप लेकिन इधर से जब नेगेटिव करंट फ्लो करवाएंगे तो वो आपके पास ये यहाँ से जो है सारा करंट फ्लो करेगा इस डायोड के थ्रू, और ये जो है इसको ऑफ़ करने के लिए, तो ऑन करने के लिए पायलट थायरिस्टर, ऑफ़ करने के लिए ये डायोड हमारे पास जो है वो यूटिलाइज़ किया जाएगा। अच्छा जी, यूज़ ऑफ पायलट थायरिस्टर टू इंक्रीज टर्न ऑन गेट करंट टू मेन थायरिस्टर। लार्जर गेट करंट इंक्रीजेज अमंग amount of initial conducting area of cathode and thus improves DIF over DT limitation। मतलब इसका हल यही था कि हम डिवाइस को तेज़ी से ऑन करें, तो ये तरीका कार है। डायोड अलाउज नेगेटिव गेट करंट टू फ्लो फ्रॉम द मेन SCR जो कि टर्न ऑफ करने के लिए, ठीक है। तो अब है कि इसमें हम ये DIF ओवर DT की प्रॉब्लम को कुछ हद तक लिमिट कर देते हैं, लेकिन 100% सोल्यूशन यहाँ पे भी नहीं होता, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम को हमने लिमिट कर दिया कि जी बहुत ही कम करंट पे पहले DIF ओवर DT पे था, अब काफ़ी ज़्यादा इस लिमिट के ऊपर होगा। तो बाकी ये लेकिन चीज़ है कि आम तौर पे 50 हर्ट्ज़ पे यूज़ करना है, तो 50 हर्ट्ज़ के ऊपर जो है ना आपको पता होता है कि जी ये कितना करंट है, कितना टाइम लग सकता है, तो बस आपने उसको लिमिट करना है, इतने कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कोई किलो हर्ट्ज़ या मेगा हर्ट्ज़ पे नहीं इसको चलाना हमने। अच्छा जी, जो सेकंड हमारे पास जो एक प्रॉब्लम जो बताई गई थी वो थी ये री अप्लाइड DVF ओवर DT की, ठीक है। तो अब इस केस में क्या होता है कि हमारे पास अगर आप जो है ना एक टाइम जो है स्पेसिफिक गुजरने से पहले दोबारा एक पल्स प्रोवाइड कर देते हैं, DVF ओवर DT जो है ना, मसलन कि ये इस तरीके से डिवाइस ऑन थी, ऑफ हुई और दोबारा आपने जो है ना, अब यहाँ पे पहले आपने जो है गेट की पल्स प्रोवाइड की थी तो डिवाइस ऑन हुई, यहाँ पे उसके बाद जो है होल्डिंग करंट से करीब, ये जो मेन साइनोसॉइड है ये इनपुट मैं बता रहा हूँ, इनपुट है, और ये जो है आउटपुट आ रही है। उसके बाद यहाँ पे जाके डिवाइस ऑफ हो गई थी, लेकिन आपने जो है ना इसको जिस फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट कर रहे थे वो काफ़ी हाई फ्रीक्वेंसी है, 50 हर्ट्ज़ नहीं ज़्यादा है,
तो उसकी वजह से क्या हुआ कि ये नेगेटिव होने के बाद इसको दोबारा पॉजिटिव नहीं तेज़ी से होना चाहिए था, या पॉजिटिव हो भी जाए तो उसकी जो स्लोप है ना वो कम होनी चाहिए थी। पर आप क्या करते हैं कि जी यहाँ पर इसकी जो है ना स्लोप वो तेज़, ये dvf/dt ज़्यादा आ जाती है आपके पास। ठीक है, अभी गेट पल्स नहीं प्रोवाइड की, लेकिन dvf/dt की जो लिमिटेशन है उससे ज़्यादा आप प्रोवाइड करेंगे तो आपके पास बग़ैर गेट पल्स के, जो यहाँ पे आपने एक गेट पल्स प्रोवाइड की थी, उसके बग़ैर ही आपके पास जो है डिवाइस ऑन हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब है आप अपनी तरफ से डिज़ाइन करके बैठे हैं कि जी ऑफ होगी वो डिवाइस फिर ऑन होगी। आप अब जो है अब जो मेगावाट्स के ऊपर चीज़ें यूज़ करनी है, हंड्रेड्स ऑफ किलोवाट्स के ऊपर, तो वहाँ पे एक्सीडेंटली टर्न ऑन कितना बड़ा एक डैमेज कॉज कर सकता है, इसका आप लोगों को अच्छी तरह आइडिया होगा। तो रिमूवल, इसके लिए हल क्या है, ये प्रॉब्लम अराइज कहाँ से होती है? रिमूवल ऑफ ऑल स्टोर्ड चार्जेस इन SCR रिक्वायर्स अ मिनिमम टाइम TQ। क्योंकि आपने जब इसको ऑन कर रहे थे तो काफ़ी ज़्यादा चार्जेस जो है ना यहाँ पर आपके पास अंदर वो स्टोर थे, और उसको पूरी तरह निकालने के लिए आपको एक मिनिमम टाइम चाहिए। एप्लीकेशन ऑफ पॉजिटिव dvf/dt लार्जर देन अ स्पेसिफाइड वैल्यू बिफोर TQ रिजल्ट्स, TQ इस टाइम से पहले, रिजल्ट्स इन अ पॉजिटिव पल्स ऑफ पॉजिटिव एनोड करंट, एनोड करंट जो कि गेट की तरफ को भी जा रहा होता है, खैर ये इसी तरह रहने दें, which may produce unintentional turn on of the SCR. Avoidance of unintentional turn on requires dvf/dt to be less than a maximum value and remaining in reverse bias for a minimum time of TQ. बाइसिंग भी रिवर्स रहे, और जो dvf/dt जो है अगर कोई अप्लाई करनी भी है तो वो भी आपके पास जो है इस लिमिट से कम ही हो। अच्छा जी, अब ये वाला मसला अक्कर कैसे करता है? ठीक है, ये थोड़ा सा ना एक कॉम्प्लेक्स मैकेनिज़्म है इसका। तो हमें पता है कि हमारे पास जितना भी चार्ज सारा स्टोर हो रहा होता है ना, अब लेट से हमारे पास जो है हम जो है ना डिवाइस के क्रॉस जो है ना वोल्टेज को ऑफ करने के लिए हम लोग जा रहे थे। ठीक है, तो हमारे पास क्या है कि जी पहले तो यहाँ पे ये वाला जंक्शन, अगर यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव वोल्टेज थी और यहाँ पे पॉजिटिव वोल्टेज थी, हम लोग जो है ना वो उस मोड में थे कि जी यहाँ से जाके ना नेगेटिव की साइड के ऊपर यहाँ पे आए हुए हैं, पर और नेगेटिव की साइड पे आए हुए हैं तो यहाँ पे चार्ज स्टोर था, वो आहिस्ता आहिस्ता डिप्लीट हमारे पास हो रहा था। वो चार्ज किस तरीके से था कि जी इस साइड के ऊपर ना एनोड के केस में, ठीक है, वो एक तरह का ना पॉजिटिव ज़्यादा काफ़ी सारा ना चार्ज इधर मौजूद है और इस साइड के ऊपर दूसरी साइड जा रहा है। तो हमारे पास जब ये नेगेटिव की साइड के ऊपर आया था तो यहाँ पे इस तरीके से था कि ना वो चार्ज भी अभी मौजूद है, लेकिन साथ साथ इधर जो है ये जो ब्लॉकिंग इतनी वोल्टेज जितनी भी बन रही है वो ब्लॉक भी यहाँ पे हो रही है। ठीक है, तो ये आपके पास जो है ना एक तरह का कैपेसिटर एक बना हुआ था, जिसको जैसे ही आपने ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव रखी हुई है तो ये आहिस्ता आहिस्ता डिप्लीट कर रहा है और चार्जेस भी जो एडिशनल थे वो रिमूव हो रहे हैं आपके पास। पर आप क्या करते हैं, इसके क्रॉस वोल्टेज भी पॉजिटिव कर देते हैं, और तो वोल्टेज जैसे ही पॉजिटिव करेंगे, अच्छा जी ये पॉजिटिव हो गया, ये हमारे पास नेगेटिव हो गया, इससे क्या फ़र्क पड़ा? इतना कुछ नहीं नज़र आ रहा इधर कि क्या फ़र्क पड़ सकता है। पर साथ आपने क्या किया कि आपने जो है ना dvf/dt भी जो है ना, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज है वो भी काफ़ी हाई रख दी। अब ये हाई रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज के अंदर, अब जब ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो ये जो पहला जंक्शन है J1, इसकी टेंडेंसी है ऑन की, ये कोई रेजिस्टेंस नहीं प्रोवाइड कर रहा। ये J2 J3 जो जंक्शन है इसकी भी अगर देखा जाए, ये नेगेटिव है यहाँ पे पॉजिटिव है, तो इसकी भी टेंडेंसी ऑन की है। ये केस के लिए इम्पोर्टेंट है कि आप जो है ना वापस फॉरवर्ड बायस्ड के केस में आए हों। उसके बाद क्या होता है, जब ये वाला सिनेरियोज हमारे पास बन जाएं और उसके बाद आपके पास dvf/dt, ठीक है, या dVA के ये जो वोल्टेज है ये आपके पास ग्रेटर देन अ सर्टन लिमिट हो,
तो ये जितनी भी वैसे वोल्टेज हैं इसकी चेंज है, ये सारी की सारी, ये जो जंक्शन तो नहीं कुछ भी ब्लॉक करते, तो सारी की सारी J2 जंक्शन पे आ रही है। क्यों? क्योंकि J2 जंक्शन के अक्रॉस एक तो जो है ये वोल्टेज को अभी ब्लॉक कर रहा था, ठीक है, फुल्ली इसने अभी इसको नहीं जो है रिमूव किया था। और दूसरा इधर जो हमारे पास चार्ज काफ़ी स्टोर्ड पड़ा हुआ था, वो चार्ज स्टोर्ड ऐसे ही है कि जैसे यहाँ पे हमारे पास एक कोई कैपेसिटर लगा हुआ है और कैपेसिटर के अक्रॉस चार्ज स्टोर्ड है। तो जैसे मैंने पहले भी एक काफ़ी दफ़ा बता दिया हुआ है कि यहाँ पे आपके पास एक रिवर्स्ड बायस जंक्शन जो है ना, वो एक कैपेसिटर के तौर के ऊपर पैरासिटिक कैपेसिटर के तौर पे एक्ट करता होता है। तो अब जब हमने यहाँ पे डी वी एफ ओवर डी टी जो है वो काफ़ी हाई वैल्यू पे अप्लाई करते हैं, तो वो सारी की सारी ऐसे होता है जैसे इस कैपेसिटर के क्रॉस डी वी एफ ओवर डी टी जो है वो अप्लाई हुई है। अच्छा, अब यहाँ पे और ये जंक्शन J2 के कैपेसिटर की बात हो रही है, तो हमें अब पता है कि जी I इज़ इक्वल टू सी डी वी ओवर डी टी होता है। तो अब ये जो है जंक्शन की कैपेसिटेंस भी मौजूद है और हमारे पास जो है वोल्टेज भी एक जो है वो सर्टन आ रही है, तो इसकी वजह से हमारे पास जो इधर चार्ज स्टोर था वो एक तरह का एक मूव करेगा इस जंक्शन में से, और वो ऐसे होगा कि जैसे कोई करंट हमारे पास जो है मूव कर रहा है। अच्छा जी, करंट मूव कर रहा है, कोई मसला नहीं हो सकता है। अब याद रहे कि ये जिस जंक्शन के अंदर जिस जो है हमारे पास रीजन के अंदर मूव कर रहा है वो गेट से कनेक्टेड था पी टाइप, और आम तौर पे इधर से गेट पल्स की फॉर्म में करंट आता था, तो वो आपके पास जो है गेट टू कैथोड को ऑन करके जो है लैचिंग का फेनोमेना सारा स्टार्ट करता था। तो अभी हमारे पास क्या होगा कि बेशक गेट के ऊपर आपने कोई पल्स नहीं अप्लाई की, पर जो ये करंट की पल्स इधर आ रही है, और अगर डी वी एफ ओवर डी टी की वैल्यू सफिशेंटली लार्ज होगी, तो ये गेट करंट की एक इसको जो पल्स नज़र आएगी ना, इसको तो नहीं पता कि यहाँ से आ रहा है या इधर से आ रहा है। ये तो हर चीज़ को जो है गेट में चार्जेस आ रहे हैं तो वो जंक्शन को ऑन करना शुरू कर देंगे, ठीक है। और ऑन करने की वजह ये भी है कि ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव हमारे पास जो है वोल्टेजेस आ रही थी। तो एंड रिज़ल्ट इस केस में क्या बनेगा कि ऐसे होगा कि जैसे गेट की एक पल्स आई है और वो गेट की पल्स यहाँ पे आई है, उसने इस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस्ड कर दिया। वोल्टेज अभी टोटल इसके क्रॉस फॉरवर्ड बायस्ड ही वाली थी, होल्डिंग करंट से समझ लें कि एक तरह से ये ज़्यादा वोल्टेज के ऊपर है। गेट पल्स भी आ गई है, तो ठीक है, इसको क्या लिमिटेशन है, ये आराम से जो है जो प्रोसेस था ऑन होने का उसी के थ्रू यहाँ से करंट जो है फ्लो कराना शुरू कर देगा, ठीक है। तो अब आपको पता भी नहीं चला और ये सारा प्रोसेस हो के पैरासिटिक्स ने अपना काम दिखाया और आपके पास जो है डिवाइस ऑन है बग़ैर किसी गेट पल्स के अप्लाई किए। तो इसी चीज़ को यहाँ पे जो है वर्ड्स के अंदर लिखा है, करंट थ्रू CJ2 इज़ इनडिस्टिंग्विशेबल, फ़र्क नहीं किया जा सकता फ्रॉम पॉजिटिव गेट करंट विद रिस्पेक्ट टू टर्न ऑन ऑफ SCR। अब इसको क्या पता कि जी यहाँ से आ रहा है या इधर से आ रहा है, और ये एक्चुअली मॉडल में इधर की है, एक्चुअली ये इधर से ही आ रहा होगा सीधा, ठीक है। तो जब करंट इधर से पहुंच रहा है यहाँ पे आपके पास, तो वो उसको नहीं फ़र्क का पता चलेगा। इफ़ करंट थ्रू CJ2 bypasses J3 then SCR will not be turned on by the large displacement current। अच्छा, अब इसका हल क्या होता है कि अगर जो करंट इधर से हमारे पास इधर आ रहा है उसको हम किसी तरीके से इंश्योर करें कि वो यहाँ पे आने की बजाय बाईपास करके J3 के अंदर मूव कर जाए, ठीक है। तो उस केस के अंदर हमारे पास जो है ना, इसकी वजह से ये टर्न ऑन जो है एक्सीडेंटल नहीं हो सकेगा। इसको करने के लिए प्रोसेस हम यूज़ करते हैं कैथोड शॉर्ट्स का, वो ये बाईपास जो है ना इफेक्ट हमारे पास जो है वो क्रिएट मतलब के करते हैं। तो यहाँ पे तो ये वैसे ही सैम्पल के तौर पे इस तरीके से शो किया गया। तो जो एक्चुअल हमारे पास क्या होता है, कैथोड शॉर्ट्स ने ये काम किया होता है कि जो गेट वाला पोर्शन है जहाँ पर से मेन आ रहा है, उसके अलावा बाकी जगहों के ऊपर भी मल्टीपल रीजन कैथोड्स के बना के उनके दरमियान में ये गेट वाला हिस्सा रखते हैं और वो शॉर्टेड आपके पास होता है कैथोड के साथ, ठीक है। यहाँ से बाईपास है एक तरह का रास्ता। तो अब जब इस तरह का ये इफेक्ट आता है आपके पास, यहाँ पर से ये कैपेसिटिव इफेक्ट था और उसकी वजह से आपके पास जो करंट है वो यहाँ से इस गेट वाली जगह के ऊपर जो है ना मूव करता है, ठीक है। वो ऐसे ही है, इसको नहीं पता कि वो करंट इधर से आया या नीचे से आया। ओवरऑल जब तक आ रहा है
तो वो इसको जो है कंसिडर करेगा। अब यहाँ से करंट आता है, तो अब होना क्या चाहिए कि वो सारा इन कैथोड के करीब इधर तक इकट्ठा होगा और इसको फॉरवर्ड बायस्ड कर देगा। पर आप क्या करते हैं कि जी इसको, इससे पहले कि ये यहाँ पे फॉरवर्ड बायसिंग या कोई उस तरह का फिनोमिना करे, ये कैथोड शॉर्ट्स होते हैं, तो ये सारा का सारा डाइवर्ट होके, ठीक है, ये यहाँ पर से इकट्ठा हो जाता है। ये भी जितना था, कुछ थोड़ा बहुत रह जाएगा पर उससे नहीं इतना। ये सारे के सारे इधर इकट्ठे होके आपके पास जो है ये कैथोड की तरफ को मूव करके, आपने इनको इतना जो है वो टाइम ही नहीं दिया और एक बाईपास वाला रास्ता प्रोवाइड कर दिया कि ये कैथोड में चले जाएं, जिसकी वजह से आपके पास ये वाला जो मसला है ये एलिमिनेट जो है हो जाता है। तो इन सारे मसलों के हल के अलावा भी अगर देखा जाए तो सबसे अच्छा सोल्यूशन यही है कि आपने थायरिस्टर यूज़ करना है तो उसको लो फ्रीक्वेंसी पे यूज़ करें जहाँ पे किया भी जाता है। तो ये लिमिटेशन आम तौर पे जो है ना, जो इस तरह की है, ये फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा इनका रिलेशन होता है कि जी किन वोल्टेजेस पे यूज़ किया जा रहा है, कौन से करंट्स पे यूज़ किया जा रहा है। जितना ज़्यादा वोल्टेज आपके पास होगी, ठीक है, टाइम 50 हर्ट्ज़ के हिसाब से चल रहा होगा, लेकिन वोल्टेज ज़्यादा होने की वजह से ये मसले आ सकते हैं। और इसी तरीके से करंट के केस में भी होता है। तो ये ज़्यादातर इन वजूहात की बिना पे जो है ना ये प्रॉब्लम्स अकर करते हैं हमारे पास। तो यहाँ पर जो है वो आज का लेक्चर मैं ख़त्म करता हूँ। तो जो कोई आप लोगों के क्वेश्चंस हैं वो आप लोग पूछ सकते हैं।